गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट 2 और हमारा यूनिट 2 है एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। हम लोग यूनिट 1 में पढ़ चुके थे ट्रस्ट के बारे में, लेकिन हमने जो सीखा था उसमें वो स्टैटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में सीखा था, या फिर काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में सीखा था। अब इस यूनिट में हम क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो हम एनालिसिस करने से पहले जान लेते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। हम एक शॉर्ट सी थ्योरी, इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट थ्योरेटिकल चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ट्रस्ट क्या होता है। अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो व्हाट इज ट्रस्ट? जब कोई स्लेंडर मेंबर किसी जॉइंट से जोड़े जाते हैं, किसी जॉइंट से जोड़े जाते हैं, तो उन चीज़ों उनको हम उन जो बनने वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रस्ट बोलते हैं। स्लेंडर मेंबर आप पहले भी पढ़ चुके हो अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, वाटर स्लेंडर मेंबर्स जिसका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन जो होता है वो लैटरल डायमेंशन से बहुत बड़ा होता है। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ जो होगी उसके रेडियस से काफ़ी बड़ी होगी। तो उन मेंबर्स को हम कहते हैं स्लेंडर मेंबर। और जो जॉइंट होता है हमें हमेशा वो ट्रसल्स में पिन जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट? पिन जॉइंट होता है हमारे पास। तो जब भी हमारे स्लेंडर मेंबर पिन जॉइंट से जोड़े जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रस। लेकिन अगर हम बोलें कि मान लीजिए ये हमारा कोई मेंबर है, ये हमारा कोई मेंबर है, ठीक है, ये हमारा कोई मेंबर है, एक मेंबर या दो मेंबर है, इनको हमने क्या कर दिया, पिन जॉइंट से बोल दिया, तो क्या ये भी ट्रस है? तो ये हमारा ट्रस नहीं है। क्यों? देखते हैं क्यों नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड लग रहा है W, यहाँ पे कोई सपोर्ट है हिंज सपोर्ट, और यहाँ पे कोई सपोर्ट है रोलर सपोर्ट, ठीक है। जब हम इसके ऊपर W लोड लगाएंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस लोड की वजह से और इस पिन जॉइंट की वजह से क्या करेंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, कुछ डिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे, दूसरी जगह पे B डैश, और ये हो जाएगा C डैश पे पहुंच जाएगा। तो क्या ये हमारा ट्रस है? ये हमारा ट्रस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा लोड लगने पे डिफॉर्म हो जा रहा है, और इस हिंज की वजह से, इस पॉइंट, इस पिन जॉइंट की वजह से क्या हो जा रहा है, वो बीच से मुड़ जा रहा है। तो इसको हम ट्रस नहीं कह सकते। तो इसको हम ट्रस कैसे बना सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो मेंबर्स हैं ये डिफॉर्म ना हो, B से B डैश पे ना पहुँचे और C से C डैश पे ना पहुँचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेंबर लगा देते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने जब मेंबर लगा दिया तब हम इस पर लोड डालेंगे, तब क्या ये पॉइंट B से B डैश पे जाएगा या C से C डैश पे जा पाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? बिकॉज ये मेंबर हमने यहाँ पे पिन जॉइंट कर दिए इन दोनों मेंबर्स से, ठीक है। तो यहाँ इस मेंबर ने क्या ले लिया, इस मेंबर ने कुछ टेंशन ले ली, यहाँ पे टेंशन फोर्स ले ली, और ये जो मेंबर है इस पॉइंट C को खिसकने नहीं देगा। यहाँ पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट को खिसकने नहीं देगा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे ट्रस। तो ट्रस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो व्हेन थ्री स्लेंडर मेंबर, when at least three slender member, at least three slender member connected with pin joint that structure is known as truss। तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा ट्रस कहलाता है। अगर हम ट्रस में अगले पॉइंट की बात करें तो द मेंबर्स इन द ट्रस, members in the truss always carry axial force। एक्सियल फोर्स हमेशा उनमें रहता है। अगर हम एक्सियल फोर्स की बात करें, ये जो हमारा एक्सियल फोर्स है इसकी बात करें तो ये दो टाइप का होगा, या तो टेंसाइल होगा या तो फिर ये कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा।
या तो टेंसाइल या तो कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा। इसके अलावा एक्सियल इन मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगा, उनकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, ना ही बेंडिंग मोमेंट आएगा ना ही शियर फोर्स आएगा। हमेशा और हमेशा एक्सियल फोर्स होगा दो, और एक्सियल फोर्स भी दो फॉर्म में होगा, या तो टेंसाइल या तो कॉम्प्रेसिव। तो ये चीज़ें थी ट्रस के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और है, जब भी कोई लोड ट्रस पे पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी लोड जो होगा ट्रस पे वो हमेशा उसके जॉइंट्स पे ही रहेगा। कोई भी लोडिंग करेंगे हम, जब भी हम कोई ट्रस डिज़ाइन करते हैं और उस पर कोई भी लोड रखते हैं, तो वी ऑलवेज पुट द लोड ऑन द जॉइंट्स। जो लोड होगा वो हमेशा और हमेशा वो पिन जॉइंट्स पे आना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रस है, ये हमारा कोई ट्रस है, मान लीजिए ये जॉइंट है, 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 ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो हमारे जो भी लोडिंग आएगी वो इस जॉइंट पे आ सकती है, ठीक है। हमारी लोडिंग जो भी आएगी वो इस जॉइंट पे आ सकती है। यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे लोड हो सकता है, यहाँ पे लोड हो सकता है, लेकिन कभी भी जो लोडिंग होगी वो इधर पे या इधर पे मेंबर्स के बीच में कहीं पे भी नहीं आएगी। जो दो जॉइंट्स के बीच में लोडिंग कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो लोडिंग आ गई हमारी, तो यहाँ पे लोडिंग आने की वजह से क्या होगा, यहाँ ये मेंबर हमारा कुछ ऐसे बेंड कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ बेंडिंग मूवमेंट आ सकता है, ये बेंड कर सकता है। अब इसमें बेंडिंग मूवमेंट ना आए तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा लोडिंग को हम लोग जॉइंट्स पे देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि बीच में कोई बेंडिंग ना आए। अगर हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग आ गई, अगर ये जो हमारा स्ट्रट है, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रट जो होता है वो ट्रसेस में यूज़ किया जाता है, STRUT, ठीक है ना। स्ट्रट जो होता है वो हमारे ट्रस में यूज़ किया जाता है। अगर इस ट्रस पे कोई लोड पड़ेगा तो इसमें बेंडिंग आ सकती है, और ये बेंडिंग की वजह से ये कर्व हो सकता है और ट्रस हमारा फेल हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हम जो लोडिंग देंगे वो जॉइंट्स पे देंगे, कभी भी जॉइंट्स के बीच में लोडिंग नहीं देंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग, मोमेंट की बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, कोई भी ट्रस, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। मान लीजिए ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो हमारा हर जॉइंट पे एट एवरी जॉइंट, एट ईच जॉइंट देयर विल बी टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है ना। हमेशा और हमेशा वहाँ पे हर जॉइंट पे, हर ईच जॉइंट पे कितनी इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस होंगी, दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी। एक होगी सिग्मा fx इक्वल टू 0 और एक होगी सिग्मा fy इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये देखिए क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा कोई कॉलम, ये हमारा कोई कॉलम है और इससे हमने कोई बीम को अटैच किया है, इससे हमने कोई बीम को, ये कोई कॉलम है हमारे पास और इससे हमने किसी बीम को अटैच किया है। अब जब बीम को हमने अटैच कर दिया है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड आ रहा है W और ये बीम की लेंथ है हमारे पास L, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट की बात करूँ, ये पॉइंट A है, तो मोमेंट अबाउट A की बात करूँ कि A पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट लग रहा है, तो M इजिकल्स टू हो जाएगा W इंटू L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस मोमेंट की वजह से क्या होगा, M इजिकल्स टू W इंटू L की वजह से क्या होगा, ये बीम में कुछ बेंडिंग आ जाएगी। मतलब बीम क्या, बेंडिंग सॉरी नहीं, बेंडिंग नहीं आएगी, वो बीम क्या करेगा, किसी एंगल थीटा से हमारा रोटेट कर जाएगा। अब रोटेट क्यों कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अपोजिट कोई भी मोमेंट का रिएक्शन नहीं लग रहा है। इस मोमेंट का रिएक्शन जो है वो वहाँ पे जीरो है, इसलिए वो रोटेशन को रोक नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे कोई अपोजिट रिएक्शन लग रहा होता, जो लेंथ के अलॉन्ग W की वजह से जो बीम को घुमा रहा है, इसके अलॉन्ग नीचे से कोई फोर्स होता, कोई रिएक्शन पैदा होता, तो वो रोटेट होने से रोक लेता है इसको। लेकिन यहाँ पे कोई रोटेशन को रोकने के लिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंट का रिएक्शन जो होगा वो जीरो है। देखिए मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे पास, लेकिन मोमेंट का रिएक्शन जो है वो जीरो है। इस वजह से जो बीम है हमारा रोटेट कर जा रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जॉइंट पे, पिन जॉइंट है ना, तो हमारे पास पिन जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, सिग्मा fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे हम देखते हैं कि वी आर हैविंग सम अजम्पशंस, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, कुछ अजम्पशंस है रिगार्डिंग ट्रस्ट। इन अजम्पशंस को याद रखना जरूरी है। मैंने आपको अजम्पशन वैसे डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट्स पे लिख लेते हैं इसको कि व्हाट आर द अजम्पशंस। सबसे पहला है ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट। सारे जॉइंट्स कैसे होंगे ट्रस में, हमेशा और हमेशा पिन जॉइंट होंगे। दूसरा पॉइंट है ऑल द लोडिंग्स must be on the joints because there should not be any bending moment, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास ऑल द मेंबर्स इन अ ट्रस इज perfectly straight. All the members in the trust is perfectly straight. हमारे पास ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, परफेक्टली स्ट्रेट होंगे, कभी भी वो कर्व नहीं रहेंगे, कभी भी कोई चीज़ बेंड नहीं रहेगा कोई भी मेंबर। अब हम पॉइंट 4 की बात करते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स इज नेग्लिजिबल। सेल्फ वेट जो होगा हमारे पास मेंबर्स का वो कैसा होगा, वो हमेशा और हमेशा नेग्लिजिबल रहेगा। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे कि ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स, ऑल द लोडिंग मस्ट बी ऑन द जॉइंट्स बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी बेंडिंग मोमेंट। तो इसको बोल रहा है ऑल द मेंबर्स इन अ ट्रस इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लिजिबल। हमारे पास जो सेल्फ वेट होगा मेंबर्स का वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल। उनका वेट तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये 4 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट हमारे चीज़ों हमारे ट्रस्ट में। और एक चीज़ और रह गई कि ट्रस्ट में हमेशा और हमेशा एक्सियल फोर्स रहता है, आइदर इट में बी टेंसाइल और इट में बी कंप्रेसिव इन नेचर। आगे बात करते हैं हम अपने एनालिसिस की। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस। तो एनालिसिस की बात करें तो अकॉर्डिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट, विद रिस्पेक्ट टू ट्रस्ट, तो वी हैव टू फाइंड, एनालिसिस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस in all the members through different methods। हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये है, ट्रस्ट मैंने आपको समझा दिया। एनालिसिस का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स, या किसी एक स्पेसिफिक मेंबर में हमको फोर्स फाइंड करना होता है जब भी मेंबर्स में, तो अलग अलग मेथड से, तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि हम एनालिसिस किन 2 मेथड से करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द 2 मेथड्स। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। अब हम ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं, और जो हम जिस ट्रस्ट की एनालिसिस करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा हमेशा स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टेबल ट्रस्ट, ठीक है ना। वो हमेशा, वो ट्रस्ट हमेशा कैसा होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा और वो स्टेबल ट्रस्ट होगा, ठीक है। एक्चुअल में होता स्टैटिकली इनडिटरमिनेट के लिए भी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो कोर्स में है उसको हमको पढ़ना है स्टैटिकली डिटरमिनेट के बारे में और स्टेबल ट्रस्ट के बारे में एनालिसिस करनी है। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट आपको पहले बता दिया कि जो जिस ट्रस्ट में हम रिएक्शंस को, अननोन रिएक्शंस जो है हमारे पास, अननोन फोर्सेस जो है
उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर, तो वो ट्रस कहलाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस। और स्टेबल ट्रस वो होता है जो कि जो कि अपनी जगह पे रहे, वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है ना, वो स्टेबल रहे हमेशा। तो इसका स्टेबल का मतलब है कि जो ds की वैल्यू होगी, स्टैटिक डिटर्मिनेसी की जो वैल्यू होगी, वो क्या होनी चाहिए हमेशा, वो 0 होनी चाहिए, तभी हम ट्रस को स्टैटिकली डिटर्मिनेट या फिर स्टेबल ट्रस कहेंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस में जो पहला मेथड आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें जॉइंट्स को डील करेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रस के जॉइंट्स में डील करेंगे। तो पहला स्टेप की अगर बात करें, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, फाइंड द रिएक्शंस। फाइंड द रिएक्शंस मतलब ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रस है, इधर कोई सपोर्ट लगा है, इधर कोई सपोर्ट लगा है, ठीक है, और इधर कोई लोड पड़ रहा है P, देन वी हैव टू फाइंड द रिएक्शंस। व्हाट इज द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रस। तो रिएक्शन सपोर्ट की वजह से एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन सपोर्ट की वजह से ये 4 रिएक्शंस आ जाएंगे हमारे पास, और इसको हम इक्वेट कर देंगे जो हमारा लोड लग रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन हम फाइंड करना पहले यूनिट में सीख भी चुके हैं कि कैसे रिएक्शन फाइंड करते हैं, और आप 100 में भी पढ़ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट है, कंसीडर द जॉइंट having 2 or less than 2 unknown forces। क्या बोल रहे हैं दूसरा पॉइंट, कि कंसीडर द जॉइंट हैविंग 2 और लेस देन 2 अननोन फोर्सेस। ऐसा जॉइंट कंसीडर करो जहां पे 2 या 2 से कम अननोन फोर्सेस हों। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्रस है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा हुआ है, ये हिंज सपोर्ट है, और इधर भी कुछ सपोर्ट लगा है, ये कोई रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये कोई रोलर सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ऐसा जॉइंट चुनो, ऐसा पॉइंट, ऐसा जॉइंट चुनो। अब ये हमारे पास जॉइंट कहाँ पे, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, और एक ये जॉइंट है। तो ऐसे जॉइंट्स चुनो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 अननोन फोर्सेज हों। फोर्सेस कहाँ होंगी, ट्रस के मेंबर्स में होंगी। कौन सी फोर्सेस होंगी, एक्सियल फोर्स होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ए की तरफ देखें, या पहले हम पॉइंट बी की तरफ देखते हैं। तो पॉइंट बी से कितने मेंबर्स निकल रहे हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। मेंबर बी ए निकल रहा है, बी डी निकल रहा है, बी सी निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अननोन फोर्सेज भी कितनी होंगी, ये 3 अननोन फोर्सेज होंगी ना। लेकिन हमारे पास जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी थी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशंस थी 2, लेकिन हमारे पास अननोन कितने आ रही, अननोन कितने हैं, अननोन है 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो हम 2 तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा अननोन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कंसीडरेशन लिया गया कि हमें ऐसा जॉइंट चुनना है जहाँ पे केवल 2 अननोन फोर्सेज हो, क्योंकि ये जॉइंट्स के जो इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, वो 2 होती हैं। तो इसी तरह अगर हम पॉइंट ए को चुन रहे हैं या पॉइंट सी को चुन लें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 फोर्सेज है। एक हो जाएगा फोर्स इन ए बी, एक हो जाएगा फोर्स इन ए डी, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन जो रहेगा उसकी फोर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स इन ए बी, फोर्स इन ए डी। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कितनी है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों फोर्स को हम दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम 2 अननोन फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सी के साथ है, सी के साथ भी यहाँ पे एक अननोन फोर्स है, यहाँ पे एक अननोन फोर्स है, और ये रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 फोर्सेज हैं अननोन, उसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे हम बिना ए और सी के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने अगर ए या सी फाइंड कर ली, तो हमारा बी और डी आराम से फाइंड हो जाएगा। हमने ए पे फाइंड कर लिया फोर्स, तो ये ए बी जो है, जो फोर्स ऑन एफ ए बी है जो है, इस पे हमने फोर्स फाइंड कर लिया,
तो बी के पास कितनी बची टोटल फोर्स, अब एक फोर्स ये बची, एक फोर्स ये बची, तो बी से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा फाइंड हो ही चुका है। तो हमारे पास दो मेंबर्स बचे जिसपे फोर्सेस होंगी, तो दो यहाँ पे अननोन आ गए, तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जहाँ पे दो या दो से कम फोर्सेस हो, अननोन फोर्सेस हो, उससे हमको स्टार्ट करना चाहिए। अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है, टेक द, तीसरा स्टेप क्या है, टेक द कंपोनेंट ऑफ, टेक द कंपोनेंट ऑफ forces along two mutually perpendicular axis। क्या करना है हमको, सिंपल कंपोनेंट फाइंड करना है। आपको कंपोनेंट फाइंड करना आता है। मान लीजिए ये r था फोर्स हमारा, तो ये एंगल थीटा था, तो ये हो गया थीटा की तरफ r cos थीटा, और इधर हो गया हमारा r sin थीटा। तो इसको हम इजीली कंपोनेंट बना के फोर्स उसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर देंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज है वो 0, और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज है वो 0। ठीक है, तो ये चार स्टेप जो है वो मेथड ऑफ जॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ जॉइंट्स। आप ये समझ गए होंगे कि ट्रस क्या होता है, ट्रस क्या होता है। आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स को अप्लाई करते हैं ट्रस के एनालिसिस से। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।